Hello guys and welcome to my channel. So in today's video we are going to discuss about the Constitution of India. Constitution of India in terms of history, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इवॉल्व होके आया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार से बना, किस किस प्रोसेस से वो होके गुजरा और फाइनली हमें वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन मिला। ठीक है, तो आज का वीडियो चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो है कि हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी एक्ट्स वगैरह आए। तो जैसे हमको तो पता है हम सभी को कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे तो वो किस रूप में आए थे, एज ट्रेडर के रूप में आए थे। सबसे पहले ब्रिटिशर से भी पहले पोर्चुगीज़ आए, फिर डच आए, फिर फ्रेंच आए, फिर फाइनली ब्रिटिश आके अपना साम्राज्य उन्होंने बनाया। तो आते ही उन्होंने पॉलिटिकली कैप्चर तो कर नहीं पाए इंडिया को, आस्ते आस्ते इन द सेंस बिजनेस वे में वो आस्ते आस्ते बनाते बनाते वो इंडिया को इस प्रकार से कब्ज़ा कर लिया कि अभी तक उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। जो जनरली दो हिस्सों में ब्रिटिश राज को बांटा जाता है, कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन और क्राउन एडमिनिस्ट्रेशन। कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हुआ कि जब ब्रिटिशर आए थे इंडिया में और जब वो कंपनी के रूप में आए थे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, वो चला 1773 से 1857 तक। 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, जिसके बारे में आप लोग को जानकारी होगा। बैटल ऑफ बक्सर जब हुआ 1964 में, उसके बाद टोटली इंडिया पे ब्रिटिशर्स हावी हो गए। फिर फाइनली क्राउन का एडमिनिस्ट्रेशन आया, मतलब जो रानी हमारे ऊपर टोटली राज करने लगी पॉलिटिकल रूप से 1858 से 1947 तक। तो देखते हैं उस प्रकार उस दौरान क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन इंडिया में आए, क्या क्या रूल्स के आधार में ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन किस रूप में होता चला गया। तो फर्स्ट आया इंडियन रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773। तो इसमें क्या हुआ, पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड एंड बंगाल वाज द फर्स्ट प्रोविंस टू हैव वारेन हेस्टिंग एज गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल का इंट्रोड्यूस हुआ पोस्ट, पर गवर्नर का पोस्ट पहले से ही था। वेस्ट बंगाल का गवर्नर पहले से ही था, ब्रिटिश आने से पहले से ही वेस्ट बंगाल का गवर्नर, ब्रिटिश आने के बाद गवर्नर पोस्ट था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव नाम याद रखिएगा। और पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल वॉज इंट्रोड्यूस्ड, बंगाल वॉज द फर्स्ट प्रोविंस, उसका वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल हुए। और सुप्रीम कोर्ट तो उस समय नहीं था, उस समय इम्पीरियल कोर्ट स्टैब्लिश हुआ 1774 का इम्पीरियल कोर्ट लॉ पास होने के बाद में। और इसी को फेरबदल करते करते अभी हम लोग इसी को सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। और इंडिया का पहला ब्रिटिश चीफ जस्टिस जो था सर एलिया एम्फे नाम से था। फिर सेकेंड 1773 से 11 साल के बाद में आया पिट्स इंडिया एक्ट आया। तो इस एक्ट के दौरान क्या हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज स्टैब्लिश्ड टू कंट्रोल द कमर्शियल एक्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उस समय ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर था सर विलियम पिट्स। ठीक है, फिर उसके बाद आया चार्टर्स एक्ट ऑफ 1793। इसमें क्या हुआ गवर्नर जनरल अभी ओवरराइड कर सकते थे डिसीजंस ऑफ द काउंसिलर के मतलब इनमें कुछ इंडियन पीपल भी थे उनको सलाह देने के लिए, लेकिन गवर्नर जनरल को फाइनली वीटो पावर था कि वो उसका डिसीजन को ओवरराइड कर सके। मतलब आप लोग देख सकते हैं आस्ते आस्ते किस प्रकार से ब्रिटिशर्स इंडिया में हावी होते गए। ठीक है, फिर 1813 इसके ठीक 20 ईयर्स के बाद आया। अब क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो एंड होने लगा एंड अलाउड द कंपनी टू पार्टिसिपेट इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ विद इंडिया। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली ख़त्म हुआ, अब ये खुद इंडिया में पूरी तरीके से हावी हो गए थे, ट्रेडिंग कर सकते थे इंडिया में। ठीक है, अब नंबर 5 में आता है चार्टर्स एक्ट ऑफ 1833। तो चार्टर्स एक्ट के आधार में क्या हुआ, पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड। सबसे पहले ब्रिटिशर्स हम लोग जानते हैं वेस्ट बंगाल में आए, अभी इंडिया के पूरे हिसाब से गवर्नर जनरल का पोस्ट इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका फर्स्ट गवर्नर जनरल जो हुआ वो था विलियम बेंटिक, वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो 2 लॉ मेंबर्स वर इंट्रोड्यूस इन गवर्नर जनरल्स काउंसिल, कंप्लीटली एंडेड द commercial activities of the company and became purely administrative and political organization। अभी यहाँ पे दोगलापन चल रहा है ब्रिटिश लोग का। एक तरफ ये क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक बिजनेस के रूप में आई है, ठीक है, और एक तरफ है कि ब्रिटिशर्स जो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहती है। तो वो आपस में लड़ने का
नाटक कर रहे हैं एक दूसरे से, जबकि फाइनली जीतेगा कौन? ब्रिटिशर्स ही जीतेंगे। और प्योरली कमर्शियल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, ब्रिटिश कंप्लीटली हावी हो जाता है, तब इंडिया के बारे में कुछ भी अच्छा चीज़ सोचना हमारे इनकी फितरत में नहीं होता है। तो फिर ये टोटली इंडिया में राज करने के लिए ही आए हुए हैं। ठीक है, एक्ट चार्टर्स एक्ट ऑफ 1853। इसमें क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल गॉट द पावर टू प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस फॉर पब्लिक सर्विसेज। पब्लिक सर्विसेज इंट्रोड्यूस होने लगे, मतलब जो भी IPS IAS एग्जाम्स होते हैं, कंपटीशन इंडियन को भी दिया गया मैक्यूले कमेटी के आधार में 1854 में, कि इंडियंस भी इसमें शामिल हो सकते हैं, अपना मतलब वो लोग भी इस सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इंडिया का सबसे पहला इंडियन सिविल सर्वेंट कौन था? 1863 में बना गया सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, और फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज किसको कहा जाता है? लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस को। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसके बाद 1858 के बाद वाइसरॉय का पोस्ट आने लगा, तो गवर्नर जनरल का पोस्ट ख़त्म हो गया, अब वाइसरॉय का पोस्ट आने लगा। तो फर्स्ट वाइसरॉय जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, और लास्ट गवर्नर जनरल भी हम इन्हीं को मान सकते हैं। ठीक है, फिर आया इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1862। पावर ऑफ वाइसरॉय एक्सटेंड किया गया, पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ गया, न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पार्ट्स और पंजाब के लिए इस्टेब्लिश किया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा, विधान परिषद, ये सब इस्टेब्लिश किया गया। और इस काउंसिल एक्ट के आधार से में और एक चीज़ इंपॉर्टेंट हुआ, हाई कोर्ट एक्ट इस्टेब्लिश किया गया, जिसके आधार में 3 जगह में हाई कोर्ट बने गए, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, फिर दूसरा आते हैं हम लोग इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। 1892 में क्या हुआ? पावर ऑफ डिस्कसिंग बजट टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज गिवन। ठीक, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम भी बिगिन होने लगा इसके बाद। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। इसको हम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ? इलेक्शन होने लगे पार्लियामेंट में, कम्यूनल सेपरेट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया मुस्लिम्स लोगों के लिए। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे ब्रिटिश का कूटनीति, जो कि मुस्लिम्स के लिए अलग से सेपरेट इलेक्शन लाया गया। तो हम लोग तो जानते हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स पहले से ही करते थे इंडिया में, उस हिसाब से ये काम करने लगा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स भी कहा जाता है। जबकि ये क्वेश्चन आता है हु इज़ नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स, तो उसका आंसर होगा मिंटो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को हम लोग मॉन्टेक क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ? सेपरेट इलेक्टोरेट्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड, सेपरेट इलेक्शन हेल्ड होने लगे सिख्स, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस के लिए। यूरोपियंस भी इंडिया में काफ़ी आके बस गए थे, तो इन सभी लोगों के लिए सेपरेट इलेक्शन होने लगे। सेपरेट इलेक्शन होने का ज़रूरत ही क्या है, जब पूरा भारत में ही ये लोग फैल के रह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग को ब्रिटिश की कूटनीति दर्शाई जाती है। इस एक्ट में सबसे पहले छोटा सा प्रीएम्बल का इंट्रोडक्शन हुआ था, वो फिर डायरकी सिस्टम इन द सेंटर में इंट्रोड्यूस होने लगा। डायरकी सिस्टम मतलब पार्लियामेंट के 2 हाउसेस, जो कि राज्यसभा और लोकसभा, उसे डायरकी सिस्टम कहा जाता है। ये सेंटर में इंट्रोड्यूस होने लगा 1919 का मॉन्टेक क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म के अनुसार। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को लार्जेस्ट एक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद जो एक्ट आया वो तो फिर इंडिपेंडेंस का एक्ट था। ठीक है, उसका 15 पार्ट्स था, 355 शेड्यूल्स था। उसमें क्या हुआ? इंपॉर्टेंट पार्ट, बर्मा सेपरेट हुआ इंडिया से बाय द गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट ऑब्वियसली 1935। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन अभी होने लगे, इनडायरेक्ट नहीं होने लगे, अब डायरेक्ट इलेक्शन होने लगे। अब डायरकी सिस्टम इन द प्रोविंस में इंट्रोड्यूस होने लगा, या आप कह सकते हैं स्टेट। तो पहले सेंटर में इंट्रोड्यूस हुआ, फिर स्टेट में इंट्रोड्यूस हुआ। ये प्रोविंस क्यों कहा जाता है? पहले स्टेट डिवाइड नहीं हुए थे। इंडिया डिवाइड होने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के मतलब नेतृत्व में सारा स्टेट्स डिवाइड होने लगा, लेकिन पहले प्रोविंस होते थे, ईस्टर्न प्रोविंस, वेस्टर्न प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पार्ट, उस हिसाब पहले होता था। ठीक है, फिर उसके अंदर में क्या हुआ? विधानसभा, विधान परिषद, जिस प्रकार से लोकसभा, राज्यसभा है। जवाहरलाल नेहरू क्रिटिसाइज्ड दिस एक्ट एज एक्ट ऑफ स्लेवरी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का, 1 वर्ड क्वेश्चन। स्टैब्लिश्ड RBI एंड फेडरल कोर्ट एट द सेंटर। सेंट्रल लेवल में RBI बनाया गया और फेडरल कोर्ट भी बनाया गया। और फाइनली
जो कि इंडिपेंडेंस का एक्ट है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भी कहा जाता है, इसके 3-4 नाम है। 3 जून प्लान भी कहा जाता है, माउंट बैटन प्लान भी कहा जाता है, बल्कान प्लान ऑफ 1947 भी कहा जाता है। वॉज गिवन टू गिव इफेक्ट टू पार्टीशन अंडर क्लेमेंट एटली, जो एटली उस समय का प्राइम मिनिस्टर था। डिक्लेयर किया गया 20 फरवरी 1947 को कि हमें भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, इंडिपेंडेंस दिया जाएगा 15 अगस्त को, ठीक है। उसके बाद डिक्लेयर होने के बाद बिल पास किया गया। ऑब्वियसली कुछ भी इंट्रोड्यूस होने से पहले बिल पास होता है, उसको एक्ट बनाया जाता है और फाइनली वो इफेक्ट में आता है, ठीक है। तो इंडियन इंडिपेंडेंस बिल पास हुआ 5 जुलाई 1947 को। एक्ट गॉट पास्ड, मतलब जो इफेक्ट में आने से पहले वो हुआ 18 जुलाई 1947 को, और एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन 15 अगस्त 1947। इसको छोड़ के कुछ 2 क्वेश्चन और मैं एक्स्ट्रा देना चाहता हूँ। 18 जुलाई जो इस तारीख को नेल्सन मंडेला डे के रूप से मनाया जाता है, और 29 अगस्त को हम लोग स्पोर्ट्स डे नेशनल स्पोर्ट्स डे क्यों मनाया जाता है? ये हम लोगों का हॉकी, इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन मेजर ध्यानचंद के बर्थडे के रूप में इसको नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, ठीक है। फैक्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखते हैं। तो फैक्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पहला क्या हुआ, 1922 में महात्मा गांधी ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड किया था, ठीक है। 1930 में क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड फॉर पूर्ण स्वराज, ठीक है, और कंप्लीट फ्रीडम। 9 दिसंबर 1946 में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हो गया। उस समय इंडिया में 11 प्रोविंसेस थे, इंडिया में 11 सेशंस, 3 मीटिंग और 22 कमेटी बैठने के बाद फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुआ, ठीक है। वो फॉर्म हुआ कब, 9 दिसंबर 1946 को। अभी कुछ कमेटी, तो 22 कमेटी है, कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज़ के नाम है और उनके चेयरमैन के बारे में आप लोगों को जानकारी लेना आवश्यक है, जो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट, ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947, ठीक है। ये क्या है, नेशनल स्पोर्ट्स डे, अभी मैंने आपसे कहा था। इसके चेयरमैन रहे थे BR अम्बेडकर। स्टीयरिंग कमेटी, नेशनल फ्लैग, रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी, ये 3 कमेटी का चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए, दूसरा है कि स्टेट कमेटी के चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिजनेस एंड ऑर्डर कमेटी, इसके चेयरमैन KM मुंशी। सब कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, इसके चेयरमैन है JB कृपालिनी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फाइनली फॉर्म हुआ। इसके 2 चेयरमैन हैं, एक सेलेक्टेड चेयरमैन, एक इलेक्टेड चेयरमैन। इलेक्टेड मतलब जितने भी कमेटी के मेंबर्स हैं वो सब ने इन्हें इलेक्ट किया था, और सेलेक्टेड चेयरमैन भी थे, उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सेलेक्टेड के बारे में पूछ रहा है तो आप लोग को आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, एंड इफ दे आर आस्किंग फॉर इलेक्टेड चेयरमैन द आंसर विल बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, सो लेट्स move to the next topic. How many members of the Constituent Assembly were there? There were 389 members. 389 members को कैसे डिवाइड किया गया, 292 members जो है वो कम्प्लीटली ब्रिटिशर्स के प्रोविंस से थे, 93 थे प्रिंसली स्टेट्स से, जो कि राजा महाराजा उस टाइम में कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुए थे, तो प्रिंसली स्टेट्स से 93 थे, और 4 आए थे कमिश्नर ऑफ स्टेट्स से, ठीक है, जो कि मंत्री होता है राजाओं का। ये फॉर्म हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, ये डेट याद रखिएगा। फॉर्मेशन ऑफ क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड ऑन दिस डे, ठीक है। अब तो वो टोटल टाइम कितना लगा, 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज। अगर आप यहाँ से काउंट करेंगे तो 9 दिसंबर 1946 से अगर आप काउंट करेंगे तो वो आता है फॉर्मेशन 26 नवंबर 1949, और इसका टोटल कॉस्ट उस समय कितना लगा था, 64,46,000 रुपीज़। अब कॉन्स्टिट्यूशन तो बन के रेडी हो गया, अभी कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट 26 जनवरी 1950, जो जिस दिन हम लोग रिपब्लिक मनाते हैं, उस समय कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट होने लगा। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है इंडिया के लिए, वो उस समय के बाद से लागू होने लगा। उस समय 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स हुआ करते थे, अभी तो ये बढ़ गया है, आर्टिकल्स भी बढ़ गए हैं, ठीक है। इंडियन फ्लैग अडॉप्ट हुआ इंडिया में 1947 में, 22 जुलाई 1947। ऑब्वियस है कि किसने इसका डिज़ाइन बनाया था, तो उनका व्यक्ति का नाम है पेंगली वेंकटेश, जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। नेशनल सॉन्ग एंड एंथम अडॉप्ट किया गया
4 जनवरी 1950, ठीक है। नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम अडॉप्ट किया 24 जनवरी 1950। नेशनल एम्बलम अडॉप्ट किया गया 26 जनवरी 1950, जिस दिन रिपब्लिक डे था उसी दिन अडॉप्ट किया गया। और ये जो एम्बलम है, जो शेर का 4 लायन का जो मुखौटा है, तो वो कहाँ से हम लोग लिया है, हम लोग ने वो लिए, हम लोग ने अशोकन पिलर ऑफ सारनाथ, वहाँ से हम लोग ने इसको लिया है, ठीक है। अभी आता है नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग पहले कहाँ गाया गया? नेशनल सॉन्ग पहले गाया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस का कैलकाटा सेशन 1896 का सेशन में। और ये लिखा किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी। कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये है सॉन्ग जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। सॉन्ग क्या है हम लोग का? वंदे मातरम। एंथम तो हम सभी स्कूलों में गाते ही थे, जो कि लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया था। 1911 में पहली बार ये गाया गया था कलकत्ता में, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल पूछा जाए तो हम लोग का आंसर क्या होगा? रॉबर्ट क्लाइव। फर्स्ट एंड लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ वेस्ट बंगाल होगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ठीक है। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग फर्स्ट एंड लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल, क्योंकि बंगाल के बाद फिर डायरेक्ट इंडिया का इंट्रोड्यूस हो गया। तो फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। अब लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा लॉर्ड कैनिंग। उसी तरीके से 1858 में हम लोग ने पढ़ा था। इसके बाद गवर्नर जनरल का पोस्ट ख़त्म हो गया था, फिर वाइसरॉय का पोस्ट आ गया। तो कौन होंगे फर्स्ट वाइसरॉय? ऑब्वियसली लॉर्ड कैनिंग। तो फर्स्ट ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया भी लॉर्ड कैनिंग होंगे, ठीक है। तो लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन होंगे? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो फिर और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, फर्स्ट गवर्नर जनरल, फिर वाइसरॉय का पोस्ट खत्म होने के बाद, ऑब्वियसली इसके बाद तो भारत आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के बाद फिर से गवर्नर जनरल का पोस्ट आने लगा। वाइसरॉय कौन था? क्वीन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव इसको कहा जाता है। तो क्योंकि इंडिया को टोटली क्वीन कंट्रोल करती थी, मतलब जो महारानी है, तो इसीलिए वाइसरॉय का पोस्ट यहाँ तक आया। फिर भारत आज़ाद होने के बाद फिर से वही पोस्ट आने लगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फिर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया अगर बोला जाए तो तब हम लोग का आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। यदि क्वेश्चन ये पूछा जाए फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, ऑब्वियसली इंडियन बोला है तो फ्री इंडिया ही होगा, उसका आंसर होगा सी राजा गोपालाचारी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट एवर चीफ जस्टिस बिफोर 1947? तो कौन था हम लोग का? सर एलिया एम्फे, ठीक है। स्पेलिंग शायद रॉन्ग हो सकता है, तो आप लोग देखिएगा, सर एलिया एम्फे। विच एक्ट एंडेड द कमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी? चार्टर्स एक्ट ऑफ 1833, ठीक है। हु और what allowed Indians to compete in the Indian civil services? Who first passed ICS exam? तो ये मैक्यूले कमेटी दिया, जो कि 1863 में पास हुए। उनका नाम क्या था? सुरेंद्र नाथ टैगोर। सुरेंद्रनाथ टैगोर, he was the brother of Rabindranath Tagore. Okay. Which act abolished the post of governor general and introduced the viceroy? तो ये हम लोग को अच्छे से पता है, ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो ये चलिए बोल दीजिए अब, लास्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट वाइसरॉय कौन थे हम लोग के? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। विच हाई कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश बाय द हाई कोर्ट एक्ट 1857? तो बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता, BMC, बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास एंड कलकत्ता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच एक्ट? कौन सा एक्ट हम लोगों का पार्लियामेंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया? तो ये आंसर होगा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, ठीक है। फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स वॉज गिवन टू हुम? ये हम लोग को क्लियरली पता है, मैंने आप लोगों को बोला था, लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कब आया था? 1909 में। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर सिख, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस कब इंट्रोड्यूस हुआ था? सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दिस थ्री वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन कौन सा? 1919, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको तो हम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहेंगे, 1919
1909 का, और 1919 का हम लोग क्या कहेंगे इसको, मॉन्टेक क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म या फिर एक्ट। ठीक है, अब आया हम लोग का 9वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है विच एक्ट इंट्रोड्यूस द डायरची सिस्टम, सेंटर और प्रोविंस। 1919 का, और ये होगा 1935। 1919 जो कि मॉन्टेक क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म है वो सेंटर में इंट्रोड्यूस किया, और 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, ये मॉन्टेक क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म ये इंट्रोड्यूस किया सेंटर में, और ये प्रोविंस में। डायरकी सिस्टम क्या होता है फ्रेंड्स, सेंटर मतलब पार्लियामेंट 2 भाग में डिवाइड होना, लोकसभा राज्यसभा, और ये विधानसभा विधान परिषद। ठीक है, अब विच एक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड 3rd जून प्लान और माउंटबेटन प्लान और बल्कान प्लान। ऑब्वियसली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, कब, 1947। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू क्रिटिसाइज्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, एक्ट ऑफ स्लेवरी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स, और ये टॉपिक कैसा लगा आप लोगों को, प्लीज़ आप लोगों का फीडबैक मुझे दीजिए, और मुझे क्या इम्प्रूव करना होगा, और आप लोग किस बारे में वीडियो देखना चाहेंगे उसके बारे में मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए। और इसी के साथ मेरा वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।